हाय गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। क्या हालचाल मेरा आरंभ बैच के प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों। सो प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड नीट एंड आवर टर्म 1 सिलेबस। क्लास 11th का हम लोग स्टडी कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि ये चैप्टर 50% से ऊपर कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ कुछ नई टर्मिनोलॉजी जो आप लाइफ में शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे एंड फिर केमिकल बॉन्डिंग की तरफ चल पड़ेंगे। तो ज्यादा लंबा चैप्टर अब नहीं बचा है, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको क्लासिफाई करेंगे कि कितने प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ बेसिक बातें मैं बताऊंगा जो आपको आगे क्लास 12th में सॉलिड स्टेट्स नाम के चैप्टर में काम में आने वाली है। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेईई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलो गाइस, तो आप लोगों को आज यहाँ पर ये पढ़ना है दैट हाउ वी कैन क्लासीफाई द एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। हम लोग एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने वाले हैं। देखो बेसिकली बेटा, आप लोगों ने जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, मैं यहाँ पर एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा एक अंदाजा देने के लिए आप लोगों को। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल दिखाई पड़ता होगा, है ना। ये आपका कुछ पीरियोडिक टेबल आपको ऐसा दिखाई देता है। सबने पीरियोडिक टेबल बढ़िया तरीके से पढ़ लिया मेरे साथ में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये। और पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से सीख लिया था। नाउ गाइस, ये कुछ आपका पीरियोडिक टेबल दिखाई देता है। नाउ गाइस, ऐसा देखा गया है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द पीरियोडिक टेबल वी कैन सी द एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाई, हम लिखेंगे एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाई इनटू 3 पार्ट्स या इनटू 3 टाइप्स। एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपको मिलते हैं मेटल्स, सेकेंड नंबर पे आपको मिलते हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड तीसरे नंबर पे आपको मिलते हैं मेटेलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अब एक एक करके हम तीनों को समझेंगे और पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कहाँ है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं मेटल्स। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज मेटल्स। नाउ गाइस, मेटल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने क्लास 10th में जब आप चुन्नू मुन्नू बच्चे थे तब आप ये पढ़ के आए थे कि भाई मेटल्स वो होते हैं जो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, दे यूजुअली हार्ड एंड लेकिन मेटल का एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग आज से याद रखेंगे दैट व्हाट आर मेटल्स। बेसिकली मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, metals are the electropositive and electron donors. What are metals? Metals are basically electron donors, यानी वो एलिमेंट जिनके पास में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की ताकत होती है, that are called as metals। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज क्लियर हो गई? नाउ पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स में से 78% मेटल्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं तो 118 एलिमेंट्स का 78% आपके मेटल्स होते। तो हम लिखेंगे दैट देयर आर 78%
metals found in पीरियोडिक टेबल, यानी आपकी पीरियोडिक टेबल में आपको 78% मेटल्स दिखाई देते हैं। मेटल्स यूजुअली कहां लोकेट होते हैं? आप पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड को देखो, आप पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड को देखो, ये आपके पीरियोडिक टेबल का राइट साइड है, तो ऑन द लेफ्ट साइड एवरी एलिमेंट इज मेटल, एवरी एलिमेंट इज मेटल एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोजन। क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन की पोजीशनिंग वैसे भी क्लियर नहीं होती हम लोगों को, तो हम लेफ्ट साइड में, यानी जितने भी हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो, जितने भी हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर मेटल्स। तो कहां पाए जाते हैं? दैट इन पीरियोडिक टेबल all elements that are placed on the left side, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख लीजिए एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आर मेटल्स, दे आर बेसिकली मेटल्स। अब आप खुद ही समझ लो भाई, एस ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स, इधर के सारे एलिमेंट्स, सभी तो आपके मेटल्स हैं। तो सर बस यही होता है? तो सर पी ब्लॉक में क्या होता है? नहीं, इनफैक्ट जब आप पी ब्लॉक में आते हो तो पी ब्लॉक में जो लोअर साइड के मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं, यहां पर जो लोअर साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में आपको यहां पर ये जो लोअर साइड के जो आपको एलिमेंट्स दिखेंगे, दे आर ऑल्सो मेटल्स। तो यहां पर अपन लिखेंगे दैट इन पी ब्लॉक ऑल्सो द लोअर मेंबर्स या द लोअर एलिमेंट्स आर मेटल्स, द लोअर एलिमेंट्स आर मेटल्स। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? बेसिकली ये सब मेटल्स होते हैं। क्या यहां तक किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम? चलिए इसका अपन एक ट्रेंड याद कर लेते हैं, मेटल्स का एक अपन ट्रेंड याद कर लेते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने आपसे बोला कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड मेटल होते हैं, दैट मींस राइट साइड। आप यहां पर पी ब्लॉक के अंदर देखो, ये ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर नॉन मेटल। तो एक ट्रेंड याद रखेंगे दैट ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो, जो एलिमेंट्स का मेटेलिक नेचर है, डिक्रीजेस। आप खुद देखो, जैसे यहां पर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल सोडियम सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा, फिर उससे कम मेटेलिक नहीं, सोडियम के बाद मैग्नीशियम होगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन। तो बेसिकली मेटेलिक नेचर इस तरीके से वेरी करता है। यानी सबसे ज़्यादा मेटेलिक, अगर आप पीरियड नंबर 3 में चल रहे हो, अगर आप पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 3 पर नज़र गड़ाकर बैठे हो, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और इस तरफ जैसे जैसे आप आगे जाओगे पीरियड नंबर 3 में, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता आएगा। सर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने में डिक्रीज हो रहा है? देखो, व्हाट आर मेटल्स? मैंने आपको मेटल्स की क्या डेफिनेशन सिखाई मेरे लाडलो? दैट मेटल्स आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने थे। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिखाई थी, मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एलिमेंट्स की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, अपनी ओर खींचने की ताकत। करेक्ट, मैंने यही समझाया था। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसका उल्टा होगा, यानी एक एलिमेंट की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजने की शक्ति, अपने से दूर भेजने की ताकत। और बेसिकली वो कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे। तो अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन इजीली कौन डोनेट कर पाएगा? सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी पे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी पे। जिसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी,
मतलब उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए उतना ज्यादा मुसीबत का काम होगा। जिसको ज्यादा एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो नॉन मेटल है। लेकिन जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वही मेटल है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी। तो जब आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब आप सोडियम से क्लोरीन की ओर जाते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, आप देखते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती जा रही है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी सर क्यों बढ़ती है? तो मैंने आपको यह लॉजिक सिखाया था कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब कि एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा होगा, एंड डेफिनेटली हमने ये देखा था कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त एटॉमिक साइज कम होता है। अब एटॉमिक रेडियस कम क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट डज नॉट अफेक्ट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप अगर सोडियम में थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन रख रहे हो तो मैग्नीशियम के थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्यूमिनियम के थर्ड शेल में 3, इसमें 4, इसमें 5। मैंने कुछ मिस किया क्या? 1 2 3 4 5 सल्फर मिस कर दिया मैंने। फिर यहां पर सल्फर और सल्फर के बाद यहां पे क्लोरीन, तो इसके 6 और इसके 7। मतलब अब आप यहां से यहां आते वक्त जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हो, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम शेल में जा रहा है। इसके भी थर्ड में और इसके भी थर्ड में, इन सब के थर्ड शेल में जा रहा है। मतलब आप जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो लगातार सेम शेल में करने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट काम ही नहीं कर पा रहा है। क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट कब काम करेगा? जब आपके शेल भी बढ़ते जाए। जितने ज्यादा शेल बढ़ेंगे, जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। लेकिन यहां पर आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा जरूर रहे हो लेकिन शेल तो वही है। डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज electrons are filled in the same shell in a same period element। इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा है तो फिर कौन ताकतवर हो जाएगा? क्योंकि सोडियम से क्लोरीन की तरफ आते वक्त एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ इनके न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पावरफुल हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट का कोई असर नहीं होना, नंबर ऑफ शेल बराबर होना, इन रीजन की वजह से एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। और क्योंकि न्यूक्लियस ताकतवर है, न्यूक्लियस अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, तो उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। दैट मीन्स सोडियम से क्लोरीन की तरफ आते वक्त आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना, रेडियस कम होना और न्यूक्लियस पावर होना क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में मुसीबत क्रिएट कर देगा। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन बिकम्स टफ, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। एंड हेंस मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस, और इसीलिए आपका मेटेलिक नेचर डिक्रीज हो जाता है। समझ गए मेरे प्यारो? एक ट्रेंड अपन और पढ़ लेते हैं मेरे राज दुलारो। ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, बराबर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, यानी अब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में अगर अपन ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो मेटेलिक नेचर बढ़ जाएगा। तो मेटेलिक नेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल जैसा भी अपन नाइट्रोजन फैमिली हम लोगों ने पढ़ी थी, ओके, मैंने नाइट्रोजन फैमिली 12th वाले बच्चों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई थी, आपको नहीं पढ़ाई थी। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी है तो गाइस डोंट वरी, थोड़ा सा होल्ड करना, हम आगे आने वाले वीडियोस में जरूर पढ़ेंगे। एक बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अपन एक ग्रुप की बात करें, मान लीजिए अपन ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें, तो यहां पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जैसे एलिमेंट्स होते हैं।
अब जब इस ग्रुप में मैं टॉप टू बॉटम की तरफ जाऊंगा, मैं देखूंगा कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्योरली नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटालॉइड बन जाते हैं। अब ये मेटालॉइड क्या होगा, मैंने यहां लिखा है, मैं आपको सिखाऊंगा ये क्या होते हैं। लेकिन जब मैं बिस्मथ को देखता हूं तो ये मेटल बन जाता है, और ये ग्रुप 15 पी ब्लॉक को बिलोंग करता है। ये बेसिकली पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पी ब्लॉक के अंदर सारे नॉन मेटल्स होंगे। मैंने आपको ये सिखाया था कि पी ब्लॉक के अंदर भी देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर मेटल। तो पी ब्लॉक में ये जो लोअर साइड के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जो लोअर साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब मेटल्स होते हैं। अब ये मेटल्स क्यों होते हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, जिन ग्रुप में सभी मेटल है, जैसे कि ग्रुप 1 की बात करो, जैसे अगर आप ग्रुप 1 की बात करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम। अब आप इसमें भी अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो भी मेटेलिक नेचर बढ़ेगा। हाँ, सोडियम मेटल है, लेकिन सोडियम से अच्छा मेटल पोटेशियम है, पोटेशियम से ज्यादा खतरनाक मेटल रुबिडियम है, और रुबिडियम से ज्यादा खतरनाक मेटल सेजियम है। दैट मीन्स मेटल का मतलब क्या, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, करेगा, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन थोड़ा धीरे, लेकिन ये बहुत जोर से करेगा। इसीलिए जिसका साइज बड़ा डाउन द ग्रुप उसकी मेटेलिक नेचर बढ़ जाएगी। तो यहां पर अपन क्या देखने वाले हैं, यहां पर अपन मेटेलिक नेचर देखने वाले हैं। तो इसका रीजन अपन क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द रीजन फॉर दैट। इसका रीजन मेरे प्यारे बच्चों अपन लिखेंगे कि जब आप लोग टॉप टू बॉटम जाते हो, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। अब एटॉमिक रेडियस बढ़ना मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी का कम होना, और अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी का कम होना मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कमजोर होना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कमजोर होने का मतलब क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से मेटेलिक नेचर जो है, मेटेलिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। क्या मेरे प्यारे बच्चों तुमको ये ट्रेंड समझ में आ गया मेटल एंड नॉन मेटल्स का, ठीक है। चलो इसको अच्छे तरीके से जरा नोट कर लो, फिर मैं ये ट्रेंड वाले पोर्शन को मिटाकर मेटल्स की बची हुई प्रॉपर्टी आपके साथ में फटाफट से डिस्कस करूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चलिए, ग्रेट, सुपर, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, मेरे राज दुलारो, बहुत बढ़िया। चलिए ट्रेंड वाले पोर्शन को मिटा के थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। ओ ओ ओ ओ डिंग 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 डिंग, ओ ओ ओ ओ डिंग 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 डिंग। चलो, मेटल के अंदर बेसिकली द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, द कंस्टिट्यूएंट atoms, the constituent atoms in a metal, the constituent atom in a metal is hold together by metallic bonding। यानी कि अभी तक आप लोग क्लास 10th में कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ के आए होंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है सर, जिसमें मेरा एक इलेक्ट्रॉन आपके एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब म्यूचुअल शेयरिंग करता है तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यानी मेरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन अगर आपके एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले, उसे कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। खैर अपन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन एक मेटेलिक बॉन्डिंग नई चीज होती है जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये क्लास 12 में बहुत काम में आती है। तो इमेजिन करो आपके पास में एक कैल्शियम का एटम है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2. Now as you all know, this is the valence shell. This is the valence shell इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे आपके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब बेसिकली देखिए मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे बनती है।
मेटेलिक बॉन्डिंग बनती है बेसिकली जब कभी भी आपको मेटेलिक बॉन्डिंग दिखानी हो, आप सबसे पहले बीच में गोला बनाएंगे और इस गोले के अंदर आप लोग आपके मेटल का सिंबल लिख देंगे। जिस भी मेटल की आपको मेटेलिक बॉन्डिंग बनानी है, आप उसका बीच में सिंबल लिख देंगे। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कर्नल। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज कर्नल, KERNEL। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कर्नल? कर्नल बेसिकली constitutes the nucleus and all the inner shell electrons। मतलब ये जो मैंने गोले के अंदर Ca लिखा हुआ है, इट डज नॉट ओनली रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के साथ साथ जितने भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वो सब कंस्टिट्यूट करता है। तो सर फिर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का क्या होता होगा? वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहां पर इस तरीके से फ्लोट करते हुए बता देते हैं। अब क्या होता है, कोई एक मेटल थोड़ी होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो कर्नल होगा, कर्नल के अंदर इमेजिन करो न्यूक्लियस है। अब मान लीजिए कैल्शियम का न्यूक्लियस है, तो कैल्शियम के न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 20, मतलब कैल्शियम के न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन्स होंगे, मतलब +20 चार्ज होगा न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, उसको अपन छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके अलावा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल के अंदर हमने इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी माने। नाउ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 16 और 18, यानी देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द कर्नल, यानी -18। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +2। मतलब ये जो आपके कैल्शियम का कर्नल है, इस कैल्शियम के कर्नल पर +2 चार्ज रहेगा। सो देयरफॉर कर्नल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज। अब एक बात बताओ, जब आप किसी मेटल को देखते हो तो क्या मेटल में सिर्फ एक ही एटम रहता है? हजारों, लाखों, करोड़ों एटम होते हैं, तो कोई एक कर्नल थोड़ी होगा। फिर ऐसे बहुत सारे कर्नल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे, ढेर सारे कर्नल्स ही कर्नल्स होंगे। ऐसा लगेगा कि आर्मी में आ गए हो, यहां देखो वहां कर्नल ही कर्नल, इधर कर्नल, उधर कर्नल, बोलो कितने कर्नल। अब जैसे ये सारे कर्नल हो गए, अब आप लोग सब जानते हैं कि एक कर्नल 2 इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करता है। तो अब इस कर्नल को देखो, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर ये नीचे वाले के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर इसके 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 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अल्टीमेटली इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग व्हाट, बेसिकली आप लोगों को ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक C दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन का C। तो इट इज लुकिंग लाइक अ C ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, इस इलेक्ट्रॉन के C में, समुद्र में, पानी में कर्नल नाम की बर्फ तैर रही है। ये कुछ इस तरीके का फ्लूइड मॉडल दिखता है। इसको मेटेलिक गैस मॉडल भी बोला जाता है, इसको मेटेलिक गैस मॉडल भी बोला जाता है। तो अब आप यहां पर देखो, जो कर्नल है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन के अंदर डूबा हुआ है। इलेक्ट्रॉन के अंदर ये क्या हुआ है? पूरी तरीके से डूबा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, कर्नल पर पॉजिटिव चार्ज और इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज। तो कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप हुआ है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। सो देयरफॉर the attraction developed between kernel जो कि पॉजिटिव है and all the valence electrons that are surrounding it makes the metallic bond। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मेटेलिक बॉन्ड को बनाते हैं। तो बेसिकली आपका मेटल कुछ इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों नजर आता है। क्या ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई? कोई परेशानी? अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे,
आपका मेटल उतना अच्छा, उतना स्ट्रॉन्ग और उतना ज़्यादा कंडक्टिव नेचर का होगा। तो इस ज़रा मेटेलिक बॉन्डिंग को लिख लो, फिर बस अब हम लोगों को छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लिख के इस काम को ख़त्म करना है। चलो जल्दी जल्दी आप इसकी हेड लिख लो पूरा, ताकि अपन आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलिए ग्रेट। तो अब इतना लिख लेने के बाद आप लोगों को मेटेलिक बॉन्डिंग भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। अब आप लोगों को क्लास 12th में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इनफैक्ट कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग पर कई बार हम लोगों को जुड़े हुए सवाल मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अगला पॉइंट इसके अंदर क्या लिखेंगे, व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स या दोज सब्सटेंसेस इन विच एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्डिंग। जैसा मैंने आपको अभी मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ाई, ये मेटेलिक बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। अगला पॉइंट, एलिमेंट्स जो मेटल्स होते हैं दे आर यूजुअली हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी मेटल्स का यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। एक एक्सेप्शनल केस यहां पर आपको देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली कुछ एक्सेप्शनल केस ना हो तो केमिस्ट्री में आनंद ही नहीं आता। मरकरी इज द ओनली मेटल या इज द ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, अभी इस तापमान पे मरकरी ही अकेला ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। उसके अलावा गैलियम एंड सेजियम आर टू metals with the least melting point, that is approximately 303 केल्विन्स। गैलियम और सेजियम ऐसे मेटल्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम होता है। लेकिन एक गैलियम के बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, गैलियम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट भले ही कम हो, गैलियम इवन दो have a very less melting point, but its boiling point is very high। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए जहां पर मरकरी थर्मोमीटर के अंदर यूज किया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर नापने के लिए, गैलियम का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे थर्मोमीटर्स में जहां का टेम्परेचर नापने के लिए आपको लगभग 1000 डिग्री 2000 डिग्री, मतलब कम से कम इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर तक अगर आपको टेम्परेचर नापना है तब मरकरी काम में नहीं आएगा। मतलब 800 डिग्री पर, 900 डिग्री पर, 1000 डिग्री पर, 1200 डिग्री सेल्सियस पर, इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पर मरकरी काम नहीं करता। तो वहां पर कौन यूज करते हैं, गैलियम। मरकरी की जगह क्या आता है, गैलियम। क्यों, क्योंकि गैलियम एक तो कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद इसको बॉईल करने में हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है। मतलब इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर अचीव करना अर्थ पर बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए गैलियम को इस्तेमाल किया जाता है ऐसे थर्मोमीटर्स में जो इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होते हैं। तो गैलियम एक बढ़िया और शानदार वाला एक्सेप्शनल केस है। उसके अलावा यूजुअली इतने मेटल्स होते, दे आर हार्ड, यूजुअली मेटल्स आर हार्ड, बट जो मेटल तुमको एस ब्लॉक के अंदर दिखते हैं, बट द एस ब्लॉक मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट, दे आर यूजुअली सॉफ्ट। अब आप देखते ही हो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कितने सॉफ्ट होते हैं। ये तुम्हारे पानी के अंदर भी होते हैं, अगर पानी में से निकल भी दें, जैसे आप मान लो कि आप पानी को उबालो तो उबाल के पानी के ऊपर एक सफेद सफेद लेयर जम जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये यूजुअली बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये सब लोहे जितने, लोखंड जितने हार्ड नहीं होते। तो यूजुअली मेटल हार्ड होते हैं, बट सम एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट। अच्छा, उसके बाद मेटल के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हमने देखा था क्यों, क्योंकि इनके पास में क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से। दूसरा, दे आर मेलिएबल, आपके जो मेटल्स होते हैं दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब आप लोग सब जानते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब क्या होता है। मेलिएबल मतलब छोटी छोटी पतरे
छोटे छोटे शीट्स में कन्वर्ट कर देना, एंड डक्टाइल मतलब कि लंबे लंबे वायर बनाना। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात लिख लीजिए, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल इन द डक्टाइल मेटल। इनफैक्ट 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा वायर कितना बड़ा होता है, ये इसके पास में बहुत प्यारी प्रॉपर्टी होती है। यूजुअली दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब आप लोग सब जानते ही हैं, रिंग जैसी आवाज आना, जब लोहे से लोहा टकराए तो रिंग टंग टंग, जो टेम्पल बेल्स नहीं होती टंग, वैसी आवाज आती है, दैट इज सोनोरस प्रॉपर्टी। दे आर हैविंग सोनोरस प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी अपन लिख सकते हैं मेटल की? मेरे ख्याल सभी हो गई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई है, मेलिएबल डक्टाइल हो गए हैं, सोनोरस हो गए हैं। ओके ग्रेट। तो गाइज यहाँ पर आपके मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग इसमें फिर आगे बढ़ सकें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नोट करो इसको फटाफट से, नोट करो, नोट करो, नोट करो लाडलो, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। अब नॉन मेटल्स में हमको इतना ज़्यादा लफड़ा पड़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉन मेटल्स के अंदर हम लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आगे बढ़े, इसको रब कर दे सबको। चलिए ग्रेट, सुपर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेटल्स इतना सारा क्यों पड़ा? भाई तुम्हारी पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल भरे, तो मेटल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। फिर अब अपन चलेंगे नॉन मेटल्स की तरफ। अब हम चलेंगे हमारे नॉन मेटल्स की तरफ। चलिए नॉन मेटल्स के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। सो बेसिकली नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो नॉन मेटल्स, जैसे मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, उसी तरह नॉन मेटल्स आर यूजुअली less electropositive or we can say more electronegative, hence are mostly electron acceptors. They are mostly electron acceptors and are found to have either covalent bond, या तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और आयोनिक बॉन्ड बनाते हुए नजर आएंगे, और आयोनिक बॉन्ड बनाते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अपने मेटल्स भी मेटेलिक बॉन्डिंग के अलावा आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तभी तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ग्रेट। तो अभी जो अपन ने मेटल्स में पॉइंट लिखा ना, वहां पर आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, दे कैन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, नॉन मेटल के। दे आर फाउंड ऑन द एक्सट्रीम right side of the periodic table. They are found on the extreme right side of the periodic table. आपके periodic table के एकदम राइट साइड में आपको दिखाई देगा। अच्छा, तीसरी पॉइंट, नॉन मेटल्स सर कैसे होते हैं? सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों फॉर्म में दिखते हैं। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, जैसे कौन कौन से नॉन मेटल सॉलिड दिखते हैं तुमको? कार्बन, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, सब कोयले के फॉर्म आपको सॉलिड फॉर्म में दिखते हैं। इसके अलावा तुमको बोरॉन सॉलिड फॉर्म में दिखता है, फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म में दिखता है, देन तुम्हारा सल्फर सॉलिड फॉर्म में दिखता है। यूजुअली दे ऑल आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। दे मे बी लिक्विड, जैसे कि आपका ब्रोमीन आपको लिक्विड दिखाई देता है रूम टेम्परेचर पे। और अच्छा, यहां पर एक चीज और ऐड करो, आयोडीन। और मे बी गैस, जैसे तुम्हारी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तुम्हारी सारी नोबल गैसेस, तुम्हारी सारी
नोबल गैसेज, ये सब लिक्विड फॉर्म में भी होती है। क्या है बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अच्छा, यूजुअली हैविंग लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट कार्बन कौन से फॉर्म में? डायमंड फॉर्म में। बट कार्बन अपने जब डायमंड फॉर्म में होता है, हैव एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वैसे बॉइलिंग पॉइंट तो इसका देखा ही नहीं गया कभी डायमंड का, मेल्टिंग पॉइंट ही देखा गया। पांचवा पॉइंट, दे आर ऑलवेज बैड कंडक्टर्स। ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास में एब्सेंस होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस होती है इसलिए। छठा पॉइंट, दे आर नॉट सोनोरस, डक्टाइल एंड मेलिएबल। ये ना तो मेलिएबल होते हैं, ना तो डक्टाइल होते हैं, ना तो सोनोरस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपके नॉन मेटल्स की हो गई मेरे प्यारे बच्चों। नॉन मेटल्स आप लोग गिनती से निकाल सकते हो, नॉन मेटल्स आप लोग मेरे प्यारे बच्चों गिनती से निकाल सकते हो, इजीली आप लोग काउंट करके निकाल सकते हो कि ये नॉन मेटल्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे चाचा मेटलॉइड्स की बात करते हैं, जो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सुन रखा होगा। जैसे इमेजिन करो, नॉन मेटल्स वोल्डेमॉर्ट है एंड मेटल हैरी पॉटर है। तो जो मेटलॉइड है वो अपने प्रोफेसर स्नेप है कभी इधर तो कभी उधर दिखते हैं, आखिरी में खैर बहुत अच्छे निकलते हैं वो, लेकिन शुरुआत में क्या लगता है कि कभी वो हैरी पॉटर की मदद कर रहा है तो कभी वो वोल्डेमॉर्ट की मदद कर रहा है। तो दो है ये, बिना पेंदे का लोटा, आज इधर तो कल उधर। बेसिकली मेटलॉइड्स हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस टाइप हैं, आज इधर तो कल उधर, यानी कि ऑन some occasions they behave as a metal and on some occasion they behave as a non-metal. So metalloids are the elements that have both the properties of metals and non-metals, यानी they can behave both as a metal and a non-metal. इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ होती है? सो बेसिकली दे आर हैविंग अ zig-zag position. They are basically having a zig-zag position in periodic table in the P block. आपके पीरियोडिक टेबल के P ब्लॉक के अंदर ये पाया जाता है। जैसे देखिए, ये आपके पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक अगर मैं बनाऊं तो एक जगह बहुत सारी लड़ाई होती है, 1 2 3 4 5 और 6। अब बेसिकली कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट जो है बोरॉन, वो भी एक प्रकार का मेटलॉइड है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं दैट बोरॉन भी एक प्रकार का मेटलॉइड है, क्योंकि उसके बाद में एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम है ना, ये सब निहोनियम तक सब मेटल हो जाते हैं। लेकिन बोरॉन एक मेटलॉइड है, यानी इट मे बिहेव एज अ मेटल एंड इट मे बिहेव एज अ नॉन मेटल। लेकिन कुछ किताबों का आज भी ये कहना है दैट बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। तो अभी हम बोरॉन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बोरॉन को हमारी लिस्ट से दूर रखना पसंद करेंगे। हम बाकी ग्रुप्स के यहां पर नाम लिखते हैं। बोरॉन के बाद यहां पर आपका कार्बन आता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, ये दोनों आपके प्योर मेटलॉइड होते हैं। फिर यहां पर ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद में आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद में बिस्मथ,
ये दोनों मेटेलॉइड होते हैं। फिर ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये स्पेसिफिकली मेटेलॉइड्स होते हैं। तो दीज आर द मेटेलॉइड्स विच आर फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल, है ना। इनफैक्ट कुछ किताबों में अगेन पोलोनियम को लेकर काफी ज्यादा लफड़ा है, पोलोनियम को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई है, इसलिए हम लोग पोलोनियम को और बोरॉन को हटा देते। तो बेसिकली ये कुछ मेटेलॉइड्स है जो आपको याद रखने, बाकी ग्रुप 17 और 18 में कुछ नहीं मिलता। मैं यहाँ पर मेरा मन नहीं मानता, इसलिए बच्चों को लिखवा देता हूँ कि आप इसे नोट करके रखो, अगर कभी दिख जाए तो मार्क कर देना। तो दीज आर द मेटेलॉइड्स। तो आप देखो इनकी पोजीशन जिगजैग हो गई, ये देखो ये है ना, ये। तो बेसिकली इस तरीके से जिगजैग पोजीशन में आप लोगों को मिलते हैं। दिस इज बेसिकली द जिगजैग पोजीशन मेरे प्यारे लाडलो। ये देखो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो दीज आर मेटेलॉइड्स, ये पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी दोनों मेटल एंड नॉन मेटल की तरह होती है, ठीक है। तो गाइज विद दिस हम लोगों ने कंप्लीट ट्रेंड यहां पर कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने पूरा ट्रेंड खत्म कर लिया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मन में सवाल तो नहीं आ रहा है कि सर आपने मेटल का ट्रेंड बताया, आपने नॉन मेटल का ट्रेंड तो बताया ही नहीं। अरे मेटल को उल्टा कर दो, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटेलिक नेचर कम होगा तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक नेचर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ताकत कम होगी, उल्टा एक्सेप्ट करने की ताकत बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ताकत क्यों बढ़ रही? क्योंकि एटॉमिक रेडियस छोटा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, नंबर ऑफ शेल्स कम रहते हैं, इसलिए ये नॉन मेटल बन जाता है। उसके अलावा अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट जाएगा। तो वो सेम बात है। तो गाइज इसके साथ ही हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश करेंगे। मैं अगले चैप्टर में आपके साथ में कुछ बेसिक बातें डिस्कस करूंगा, कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जो आज आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि अभी GC 3.0 बैच में जो 12th के बच्चे हैं उनको मुझे पी ब्लॉक में फिर ये सब चीजें पढ़ानी पड़ी, क्योंकि उनका सबका 11th कहते हैं कि बर्बाद हो चुका था। मतलब ग्रेविटी सर्कल के होने के बाद भी उनका 11th बर्बाद था, क्योंकि हमको क्या लग रहा था जनरल प्रमोशन मिल जाएगा, जनरल प्रमोशन मिल जाएगा तो हम सब पास हो जाएंगे, तो मृत्युंजय सर से कौन पढ़े। लेकिन अब जब पता चला कि भाई साहब अब तो थप्पा लग गया, टर्म 1 होने वाली है, तो अब भागे भागे पढ़ रहे हैं और सब कमेंट कर रहे हैं कि हमारी 11th बर्बाद हो गई। तो आप लोग ये गलती मत करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ डिटेल में पढ़ लो, थोड़ा मुश्किल लगे, थोड़ी सी तकलीफ आए तो झेल लो, लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री का मास्टर बनना है, अगर मुझसे भी अच्छा बनना है, किसी भी टीचर से अच्छा बनना है, किसी भी जगह आपको पहुंचना है, तो केमिस्ट्री आपका की पॉइंट हो सकती है आपको सक्सेस दिलाने में। तो अच्छे से पढ़ लो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।